स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो ये पार्ट सेकंड की वीडियो है जो कि आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक से है। तो इस चैप्टर में मैं आपको जो भी कराऊंगा वो सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, पार्ट 1 की वीडियो पहले ही अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे देखिए। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, क्लास 12 की ज्योग्राफी के मैंने 4 चैप्टर और करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर। तो ये 4 चैप्टर मैंने इसके अलावा करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो जाके इसे देखिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पॉलिटिकल साइंस के भी यहाँ पर 2 चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 है। ठीक है, अभी आगे और भी सीरीज़ आने वाली है। चैप्टर 4 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, और तो और अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उसे देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ठीक है, ये पार्ट सेकंड की जो वीडियो है इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था उद्योगों के वर्गीकरण को लेकर कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने स्वामित्व के आधार पर कितने उद्योग होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आकार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा कच्चे माल पर आधारित इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो आएगा उपयोगिता के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत हम आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये क्या हैंगे, किस प्रकार के ये उद्योग है, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उद्योगों के वर्गीकरण में हमारा जो उपयोगिता के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है वो आएगा, पहला आएगा हमारा मूलभूत या फिर आधारभूत उद्योग, और दूसरा हमारा उपभोक्ता या फिर उत्पाद आधारित उद्योग। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं आते ना, अगर आपने पहली बार इसका नाम भी सुना है ना, तो आप जो है बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से भी जो है इसका आंसर फिल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि इसके नाम से ये पता चल रहा है आधारभूत या फिर मूलभूत, यानी कि ये एक ऐसा उद्योग होगा जो किसी भी उद्योग का आधार होगा। अब आधार होगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है ये उपलब्ध कराएगा। इस उद्योग का काम क्या आएगा? इस सभी उद्योग, जितने भी उद्योग है, हमने सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा, लोह इस्पात उद्योग पढ़ा, जितने भी उद्योग थे उन सभी के लिए ये कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही आइडिया हो जाना चाहिए कॉमन सेंस से। ठीक है, जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा उपभोक्ता या फिर उत्पाद आधारित उद्योग। अब इसमें एक वर्ड आएगा उपभोक्ता, यानी कि इसमें इस उद्योग में वही चीज़ें बनाई जाएंगी जो कि जिसका जो उपयोग है वो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता करता हैगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत अगर आप कॉमन सेंस लगा के करोगे ना तो आपके 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ने से हमें एक भी नंबर नहीं मिलता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कुछ भी लिख के आ जाइए। तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मूलभूत या फिर हम कह सकते हैं आधारभूत उद्योग होते हैं, ये भारी उद्योग होते हैं। क्यों भारी उद्योग होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कच्चा माल होता है, जैसे कि खनिज हो गया, जो लोहा हो गया, तो ये सभी कच्चे माल होते हैं और कच्चे माल ही कहते हैं भारी होते हैं। तो जो आधारभूत उद्योग होते हैं ये भारी उद्योग होते हैं। और तो और जब ये भारी उद्योग है तो इनको एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे उद्योग में ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परिवहन में खर्चा होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो आधारभूत उद्योग होते हैं उन्हीं के निकट जो दूसरे उद्योग होते हैं वो स्थापित होते हैं, ताकि जो परिवहन का जो खर्च है वो कम हो सके। ठीक है, जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, ये जो आधारभूत उद्योग होते हैं ये दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, तभी इसका नाम है आधारभूत, यानी कि ये सभी उद्योगों का एक आधार है, एक बेस है। लोह इस्पात उद्योग मशीन, औजार, रेल इंजन, तांबा, एल्यूमिनियम, एयर मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए ये एक आधारभूत उद्योग के रूप में काम करता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो आएगा उपभोक्ता या फिर उत्पाद आधारित उद्योग। अब ये क्या होते हैं इनको अब हम जान लेते हैं। तो उपभोक्ता यानी कि इसके नाम से पता चल जाएगा कि इस उद्योग में ऐसे सामानों का उत्पादन किया जाता है जिसका जो उपयोग है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली उपभोक्ता यानी कंज्यूमर करता है। ठीक है, जैसे कि आपने जो ब्रेड आता है, बिस्कुट आता है, इन सभी का जो उपयोग है वो कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है वो डायरेक्टली करता है। ठीक है, फर्नीचर हो गया, श्रृंगार के सामान हो गए, साबुन हो गए, खिलौना उद्योग हो गया, तो ये सभी उद्योग जो है बिल्कुल कंज्यूमर इनको प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा पारंपरिक बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश। अब इसके नाम से आप समझ लीजिए औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का मतलब क्या होगा? औद्योगिक यानी कि जहाँ पर फैक्ट्री होती है, कि प्रदेश यानी कि कोई जगह की बात की जा रही है। तो जो औद्योगिक प्रदेश होंगे वो कौन से प्रदेश होंगे? तो ये एक ऐसा प्रदेश होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होंगे? उद्योग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के उद्योगों को कहा जाता है, इस प्रकार के क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा उद्योग होते हैं, उसको कहा जाता है औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में आप और भी जान लेते हैं। हम से देखो सिर्फ टाइटल से हम जो है इसके बारे में 2-4 चीज़ें आराम से पता कर सकते हैं। तो पहला हमने बता दिया हैगा औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित होते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर वर्ड लिखा है पारंपरिक, यानी कि बहुत पहले से ये उद्योग चले आ रहे हैं। अब ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो यानी कि आज के ज़माने में बात की जाए तो इनकी जो डिमांड है वो कम हो रही होगी, है ना, क्योंकि ये बहुत पुराने से चले आ रहे हैं। अब पुरानी चीज़ें कहाँ उतनी ज़्यादा यूज़ में आ रही है? अब तो नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें उपभोक्ता को चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में ये जो पारंपरिक उद्योग होते हैं इनकी आज वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इनकी जो मांग है वो कम होती जा रही है। ठीक है, इतना हमने इसके बारे में जान लिया। अब बड़े पैमाने के यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े उद्योग होते होंगे, बस नाम से ही हमने इसके बारे में 2-3 चीज़ें डिस्कस कर ली। तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब ये जो पारंपरिक बड़े उद्योग होते हैं ये भारी उद्योग के क्षेत्र में होते हैं। अब भारी उद्योग के क्षेत्र में होंगे यानी कि यहाँ पर जो उद्योग होंगे, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई कच्चा माल मिल रहा है, ठीक है, और अपने अभी मैंने बताया कि जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं ये भारी उद्योग होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी कच्चा माल होता है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। जैसे कि आप जानते हैं जो लोहा होता है, इस्पात होता है, कोयला होता है, ये काफ़ी ज़्यादा भारी उद्योग, भारी कच्चा माल होते हैं। तो ये भारी कच्चा माल होगा, तो अगर कोई भी फैक्ट्री इससे दूर स्थापित होगी तो ऐसे में जो परिवहन का जो खर्चा होगा वो काफ़ी अधिक होगा। तो ऐसे परिवहन के खर्चे को कम करने के लिए ये जो भारी उद्योग होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ये भारी उद्योग होते हैं, ये कोयला खानों के निकट ही स्थापित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोयला खान होता है वहाँ से उन्हें कच्चा माल मिलता हैगा, और जब कच्चा माल मिलता हैगा तो अगर वो उसके पास में स्थापित होंगे तो उन्हें जो परिवहन का खर्चा होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, परिवहन की लागत कम पड़ेगी। अब क्योंकि ये जो उद्योग होते हैं ये खानों के निकट होते हैं, आप जानते हैं कि जो कोयला खान होता हैगा इसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, धूल निकलती है, तो इसीलिए इस प्रकार के उद्योगों को कहा जाता हैगा धुएँ की चिमनी वाले उद्योग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना हैगा। अब बात करते हैं इस प्रकार के कौन कौन से उद्योग हैं। तो इसमें आ जाते हैं आपके भारी इंजीनियरिंग उद्योग, ठीक है, और धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन उद्योग और वस्त्र उद्योग इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन उद्योगों की पहचान कैसे करें हम, इसके पहचान बिंदु क्या है, या फिर बात की जाए इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए मैं आपको दोनों चीज़ लिखवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार आपसे एग्जाम में पहचान बिंदु पूछ लेती है या फिर विशेषताएँ पूछ जाती है, तो ऐसे में मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी मैं आपको कराऊंगा। तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं या फिर इसकी पहचान बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भारी उद्योग होते हैं, तो ऐसे में ये जो कोयला उद्योग होते हैं आपने देखा भी होगा फिल्मों में भी, अगर आपने रियल लाइफ में नहीं देखा है तो अपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो कोयला खानों के पास जो श्रमिक काम करते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में श्रमिक काम करते हैं, क्योंकि कोयलों में जो है रात दिन खनन का कार्य चलता रहता है। तो ऐसे में जो कोयला खान उद्योग होते हैं वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में श्रमिक चाहिए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एक विशेषता ये हो जाएगी कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी अधिक रोजगार मिलता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट बात की जाए, अब यहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है, और ये जो भारी उद्योग होंगे तो भारी उद्योग होंगे यानी ये ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। अब ये मान लो कि ये कोई एरिया का, ठीक है, जहाँ पर कोयला खान उद्योग है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो बड़े बड़े उद्योग है तो यानी बहुत ही ज़्यादा जगह ये घेरेंगे। तो ऐसे में जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके रहने के लिए काफ़ी कम जगह होगी। अब जब लोग ज़्यादा आएंगे और जगह कम है तो ऐसे में जो लोग होंगे वो अपने घरों को पास पास बनाएंगे। ऐसे में क्या होगा, जो घर का घनत्व होगा वो काफ़ी अधिक होगा। अब घर का घनत्व अधिक होगा, काफ़ी छोटे छोटे घर बनेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, जो वहाँ के लोगों की जो आवास की सुविधा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिलेगी, घटिया मिलेगी वहाँ पर सुविधा। अब जब सुविधा ख़राब मिलेगी तो वहाँ पर गंदगी भी ज़्यादा होगी, जब गंदगी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होगी। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलता है, इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर जो घर का घनत्व होता है वो काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो आवास की सुविधा होती है वो काफ़ी घटिया मिलती है। गंदगी के कारण यहाँ पर प्रदूषण भी फैला रहता है। इसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये परंपरागत है, यानी कि बहुत ही पुराने समय से ये
चले आ रहे हैं। अब ये बहुत ही पुराने समय से चले आ रही हैं, यानी कि आज के समय में बात की जाए तो इनकी जो डिमांड है, यानी इनकी जो मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। अब इनकी जो मांग कम हो जा रही है, तो अब जो उद्योगपति होगा, जिसने इस फैक्ट्री का जो मालिक होगा, वो क्या काम करेगा? जब विश्व भर में इसकी डिमांड ही कम है, तो वो अपने आप ही उत्पादन करना बंद कर देगा। ऐसे में क्या होगा? कारखाने बंद हो जाएंगे, और एक्चुअली में कारखाने बंद भी हो रहे हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार नहीं मिलेगा, और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, लोगों को फैक्ट्री में, खानों में अगर रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ? दूसरी ओर पलायन करेंगे, दूसरी ओर प्रवास करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो परंपरागत औद्योगिक प्रदेश होते हैं, ये सभी प्रदेश, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। लेकिन अगर विश्व स्तर पर देखा जाए कि सबसे बड़े विश्व में, मतलब सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है, या फिर सबसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, तो ये यूरोप में है। यूरोप में कहाँ पर? तो ये जर्मनी में है। जर्मनी में आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है ना, रूहर। रूहर, या फिर इसको रू भी कहते हैं, रूर भी कहते हैं। ये जो रूहर है ना, ये एक नदी का नाम है। जर्मनी में एक नदी है जिसका नाम है रूहर। रूहर एक नदी का नाम है, जिसके आसपास, देखिए, कोई भी नदी बहती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़, ज्योग्राफी में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मान लो यहाँ से कोई भी नदी बह रही है, ठीक है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, उसको कहा जाता है बेसिन। क्या कहा जाता है? बेसिन। तो आपने ज्योग्राफी में बहुत से ऐसे वर्ड देखे होंगे, बेसिन, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये बेसिन होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो कोई भी नदी अगर कहीं पर बह रही हैगी, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बेसिन। तो ऐसे में जर्मनी में ये जो रूहर नदी है, इसके आसपास का जो बेसिन क्षेत्र रहेगा, तो वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। कोयले का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। तो इसलिए जर्मनी में इस जगह पर, जहाँ पर रूहर नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी मात्रा में औद्योगिक प्रदेश स्थापित हैं। इसीलिए जर्मनी के रूहर प्रदेश को क्या कहा जाता है? यूरोप का औद्योगिक स्थल, औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जर्मनी के रूहर या फिर जर्मनी के कोयले क्षेत्र के बारे में बताइए। तो आपको क्या बताना है कि ये जो जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र है, जो यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, या फिर हम कह सकते हैं जर्मनी का जो रूहर प्रदेश हैगा, कोयला क्षेत्र हैगा, ये यूरोप का औद्योगिक हृदय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्रकार की फैक्ट्रीज स्थापित है। हालांकि विश्व भर में इसकी मांग कम होती जा रही है, तो विश्व भर में इनकी मांग कम होने के कारण फिर भी ये जो उद्योग है, ये अभी भी अस्तित्व में है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है कि ये जो जर्मनी में ये जो रूहर कोयला क्षेत्र हैगा, इसके नाम से मैंने आपको बता दिया हैगा कि इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो लंबे समय से यूरोप का ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा हैगा, जिसे जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में हमें कोयला प्राप्त होता है। अभी जो कोयला होता हैगा, कोयला और इस्पात, आप जानते हैं जो इस्पात मतलब होता है स्टील, तो कोयला और इस्पात, लो इस्पात, ये जो है जर्मनी की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इन्हीं के द्वारा जो है जर्मनी का जो अधिकांश अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है। ठीक है, इस कारण जो अधिकांश इस्पात उद्योग होते हैं वो कोयला खानों के, यानी कि जो रूरल क्षेत्र है उसके आसपास स्थापित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 80% से ज़्यादा जो इस्पात का जो उत्पादन होता है वो इसी क्षेत्र से होता है। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका हो गया अफ्रीका, और यहाँ पर हो गया आपका एशिया, और ये आपका यूरोपीय कंट्री हो गई, जिसमें जर्मनी भी एक यूरोपीय कंट्री है, और यहाँ पर है इसका रूरल औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इनकी, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है एक परंपरागत है। अब परंपरागत होने के कारण इनकी जो मांग है वो काफ़ी हद तक कम होती जा रही है। तो ऐसे में, लेकिन ये जो प्रदेश है ये एक ऐसा प्रदेश है जिसने हार नहीं मानी, और अभी भी ये जो प्रदेश है ये अस्तित्व में है। हालांकि जो कोयले की मांग है और जो लो आयस की मांग है वो कम होते जा रही है लगातार, लेकिन फिर भी ये इन चीज़ों को जलमार्गों के द्वारा इनका आयात किया जाता है, और ये उद्योग अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, और इनसे क्या होता है, कोयला उद्योग का तो ऑब्वियसली जो प्रदूषण की समस्या तो उत्पन्न ही होगी, और तो जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसकी भी समस्या उत्पन्न यहाँ पर होगी। इसी के साथ साथ जो औद्योगिक ढांचा है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है, जिससे उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। तो इसी को देखते हुए जो सरकार है उसने कहा कि अगर ये उद्योग बंद हो जाएंगे तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इसके अंदर काम करते हैं, तो ऐसे में उन सभी का रोजगार छिन जाएगा, और लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था हैगी वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी।
तो ऐसे में जो सरकार है उसने नए रूरल क्षेत्र का निर्माण किया, नए रूरल क्षेत्र का विकास किया। और इसके लिए सरकार ने क्या किया, जो कोयला और इस्पात उद्योगों से संपन्न तो देश है ही जर्मनी, लेकिन इसने क्या किया, इसने ओपेल कारखाना और विश्वविद्यालय और नए रासायनिक संयंत्र की भी स्थापना की। और इससे क्या हुआ, नए नए बाजार विकसित हुए, जिसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को उत्थान करने में या फिर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, क्योंकि जो कोयले की और जो इस्पात उद्योग की उसकी मांग जो है वो कम होती जा रही थी, इसीलिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा लो इस्पात उद्योग। अब लो इस्पात उद्योग यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जो लो इस्पात उद्योग होते हैं ये इसे जो है ना आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अब आप जानते हैं इसके नाम से बेचारा लो इस्पात। अब किसी भी फैक्ट्री के लिए कोई भी मशीन चाहिए होगी, अब जो मशीन होती है वो किससे बनी होती है, जो मशीन होती है वो लोहे से बनी होती है। और जो ये लो इस्पात उद्योग होता है इसमें लोहा और स्टील का निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए ये सभी उद्योगों को लोहा और इस्पात उपलब्ध कराता है और सभी जो उद्योग होते हैं वो इन्हीं पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अब ये लोहा और स्टील आप जानते हैं कितने भारी तत्व होते हैं, तो इसलिए इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और तो और बड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कच्चे माल का भी उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं ये जो लो इस्पात है इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से इसमें कच्चे माल चाहिए होते हैं। तो पहला है कोयला, दूसरा है लोहा अयस्क, तीसरा है चूना पत्थर और चौथा है मैग्नीज। तो ये जो चार तत्व होंगे ये लो इस्पात को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लो अयस्क। मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है, वीडियो को बस जरा सा भी स्किप मत कीजिए। अब ये लो अयस्क क्या होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा लो अयस्क। अयस्क का मतलब क्या होता है, तो अयस्क का मतलब होता है कि वो खनिज जिसमें धातु की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, धातु की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे बेचकर हम काफ़ी अधिक मुनाफा कमाते हैं, तो उसे कहा जाता है अयस्क। यानी कि हम कह सकते हैं जिस खनिज में काफ़ी अधिक मात्रा में धातु पाई जाएगी उसे कहेंगे हम अयस्क। ठीक है, तो ये जो लो अयस्क होता है ये लो इस्पात के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ नोट करनी है कि भारत में जो छोटा नागपुर है उसमें अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो काम करने के लिए जो श्रमिक होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और यहाँ पर कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इस उद्योग के बारे में। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि लो इस्पात को बनाने के लिए, आयरन स्टील को बनाने के लिए क्या प्रोसेसिंग है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ताप भट्टी आपने देखा होगा, जो शीशे बनाए जाते हैं तो वहाँ पर कितने गरम गरम ताप भट्टियाँ रखी होती है, जो कि जिसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो ये जो ताप भट्टी होती है उसमें कोयला, लो अयस्क और चूना पत्थर को मिलाया जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मिलाया गया है। ठीक है, फिर जो पिघला हुआ जो लोहा होता है जब वो बाहर निकलता है और जब उसे ठंडा किया जाता है तो उससे जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसे कहा जाता है पिग आयरन कहा जाता है, कच्चा लोहा कहा जाता है। ठीक है, और जब ये कच्चा लोहा, जब इसके अंदर हम मैग्नीज मिला देते हैं, मैग्नीज मतलब Mn, जब इसके अंतर्गत हम मैग्नीज मिला देते हैं तो इस प्रकार स्टील यानी इस्पात का निर्माण हो जाता है। तो आपसे 2 नंबर में 100% पूछा जाता है कि लो इस्पात की प्रक्रिया क्या है, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो बिल्कुल आपको एक भी नंबर वहाँ पर छोड़ के नहीं आने हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा हमारा कि जो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए जो लो इस्पात उद्योग होते हैं वो इनके निकट ही स्थापित होते हैं। क्यों निकट स्थापित होते हैं? क्योंकि जो कोयला होता है और जो लो अयस्क होता है, चूना पत्थर मैग्नीज, ये जितने भी तत्व होंगे जो कि लो इस्पात के निर्माण में कच्चा माल के रूप में काम करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भारी तत्व होते हैं, काफ़ी भारी पदार्थ होते हैं। तो इनके परिवहन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो भी भारी पदार्थ होगा उसके परिवहन के लिए काफ़ी अधिक खर्चा होगा। तो ऐसे में जो उद्योगों को भारी उद्योग होते हैं वो हमेशा कारखाने होते हैं जो जहाँ पर ज़्यादा अच्छी मात्रा में, ज़्यादा सस्ते मात्रा में कच्चे माल प्राप्त होते हैं, वो उसी के निकट स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को बताऊं कि जो छोटे जो इस्पात प्लांट होते हैं जो बाजार के निकट स्थापित होते हैं, आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बड़े जो इस्पात प्लांट होते हैं वो तो स्थापित होते हैं जहाँ पर उनको अधिक मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होता है, क्योंकि उनके परिवहन के लिए खर्चा जो होता है वो कम हो जाता है।
लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं वो बाज़ारों के निकट क्यों स्थापित होते हैं? क्योंकि जो छोटे उद्योग होते हैं उनके जो परिवहन के लिए काफ़ी कम खर्चा आता है, ठीक है? इसके साथ साथ वहाँ पर जो कच्चा माल होता है वो आसानी से मिल जाता है। और जब ये बाज़ारों के निकट स्थापित होते हैं तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है उसको आसानी से ये उत्पाद मिल जाता है। तो इसीलिए जो छोटे इस्पात उद्योग होते हैं, जो छोटे इस्पात प्लांट होते हैं, वो बाज़ारों के निकट स्थापित होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा कि ये जो लौह इस्पात उद्योग है इसका विश्व में वितरण कहाँ पर है, तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं आप जानते हैं ये बाहरी उद्योग होंगे, ठीक है? तो इसके लिए जो अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में ये जो उद्योग होते हैं ये विकसित देशों में ही पनप सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। कौन कौन से विकसित देश? तो आप जानते हैं जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जो एशिया के विकसित देश है, इनमें ये काफ़ी सफलतापूर्वक विकसित हुए हैं। तो अब देखते हैं इसका वितरण किस प्रकार है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका में, ठीक है? तो उत्तरी अमेरिका में आपका हैगा यूएसए में जो उत्तरी अपलेशियन प्रदेश है वहाँ पर पीटर्सबर्ग है। तो ये जो पीटर्सबर्ग आयरन स्टील उद्योग हैगा, इसको जंग का कटोरा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो जंग लिखा हुआ है इसको आप कोई वॉर मत समझ लेना, कोई युद्ध मत समझ लेना। यहाँ पर जंग का मतलब है, आपने अक्सर देखा होगा जो लोहे की बनी वस्तुएं होती है वो जब नमी, हवा आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है कि जिसे हम कहते हैं जंग, जो कि उस धातु को कमज़ोर बना देती है। तो ऐसे में ये जो जंग का कटोरा कहा जाता है पीटर्सबर्ग को, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी उद्योग स्थापित है, जितने भी लौह इस्पात उद्योग स्थापित है, वो सभी नष्ट हो चुके हैं, वो सभी बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में हम अक्सर कहते हैं ना, जो चीज़ खराब हो जाती है तो हम कहते हैं उसमें जंग लग गया, है ना? तो इसीलिए ये जो पीटर्सबर्ग का जो औद्योगिक जो आपका ये पीटर्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग हैगा, इसे जंग का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जितने भी अधिकांश उद्योग हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 नंबर में हमेशा आपसे पूछा जाता हैगा, ठीक है? तो याद रखना। इसके अलावा आपको इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मैंने आपको ये डिब्बे में बॉक्स कर रखे हैं बस आपको वही याद करने हैं। जैसे कि महान झील के क्षेत्र में आपको शिकागो आयरन स्टील उद्योग देखने को मिलेगा, ठीक है? यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? फ्रांस के सेंट इटली, रूस का जो मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये सब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर स्थापित है, ठीक है? तो हमने अभी तक देख लिया उत्तरी अमेरिका में, फिर हमने देखा यूरोपीय कंट्री में। अब हम देखेंगे एशिया में कि एशिया में कौन कौन सी जगह पे इस प्रकार के उद्योग स्थापित हैं। तो एशिया की बात की जाए तो एशिया में आपका जापान आ जाता है। तो जापान में नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा जो क्षेत्र हैगा उसे आयरन स्टील का क्षेत्र भी कहा जाता है। इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में है, जो कि काफ़ी विकसित भी है। चीन की बात की जाए तो चीन में जो संघाई और हुआन जो क्षेत्र हैगा वो भी आयरन स्टील उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर आएगा योकोहामा, टोक्यो और नागासाकी यहाँ पर आएगा, ठीक है? चीन में हुआंग हैगा और संघाई हैगा, ठीक है? अब भारत की बात की जाए तो भारत में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विशाखापट्टनम, ठीक है? सेलम, भद्रावती, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ये सभी जो है लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये विश्व में कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, वो हैगा लाभ समूहन अर्थव्यवस्था। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लाभ समूहन। समूहन है मतलब सभी को मिले। तो आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उन्हीं के निकट छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि लाभ की बात की जा रही है ना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनके जो कुछ जो उत्पाद होते हैं वो छोटे छोटे फैक्ट्री वाले यूज़ कर लेते हैं, और जो छोटे छोटे फैक्ट्री के कुछ उत्पाद होते हैं जो कि बड़ी फैक्ट्री वाले भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में इन दोनों को जो है लाभ होता है। इन दोनों की जो बचत होती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों से इनकी बचत होती है। तो इस प्रकार इन दोनों को ही लाभ पहुंचता है, जिसे कहा जाता है लाभ समूहन अर्थव्यवस्था। अब इसको डेफिनेशन में हम समझ लेते हैं। जो बड़े औद्योगिक प्रदेश होते हैं, जो बड़े उद्योग होते हैं, उनके समीप भी छोटे छोटे अन्य उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं। इससे उन दोनों को लाभ प्राप्त होता है। कैसे? जिससे उनके बीच में जो औद्योगिक श्रृंखला होती है वो बने रहती है, जो चेन होती है वो बने रहती है। जो औद्योगिक श्रृंखला के विकसित होने से दोनों प्रकार के उद्योगों की बचत और लाभ में वृद्धि होती है, जिसे लाभ समूहन अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है? समूहन है, लाभ समूहन अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था से बड़े उद्योगों के साथ साथ जो छोटे छोटे उसके साथ में जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं उनका भी विकास होता है। और इस तरह हम कह सकते हैं इस तरीके से जो ये श्रृंखला बनी हुई है, जो चेन बनी हुई है, इससे दोनों ही उद्योगों को
लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न था, इसलिए मैंने आप इसको कवर किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा उद्योग वो आएगा सूती वस्त्र उद्योग। अब ये सूती वस्त्र उद्योग क्या आएगा इसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो सूती वस्त्र उद्योग आपने जाना होगा, ये बहुत ही प्राचीनतम उद्योग है, बहुत ही ज़्यादा पहले समय से इसको यूज़ किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जो प्राचीन भारत था उसमें सूती वस्त्र जो बनाया जाता था वो हाथ से बनाया जाता था। हाथ से जो कपास होता था उसकी कटाई बुनाई करके जो हस्तकरघा की सहायता से बुना जाता था। और 18वीं शताब्दी की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक करघे का उपयोग किया जाने लगा। जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं उनके लिए जो कच्चा माल होता है वो कॉटन होता है, कॉटन से ही जो है सूती वस्त्र उद्योग बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इनके निर्माण की विधि कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है हमारा हथकरघा। आप इसके नाम से पता चल रहेगा हथकरघा, यानी यहाँ पर जो सूत की जो कताई बुनाई का जो काम होता है वो हाथों के द्वारा किया जाता है। सेकंड है बिजली या फिर इलेक्ट्रॉनिक करघा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बिजली यानी कि अब बिजली से कौन चलेगा, तो मशीनें तो चलेंगी। तो मशीनों के द्वारा जो सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा जो कारखानों में भी इसका निर्माण किया जाता है। तो मैंने आपको बता रखा है जो हस्तकरघा होता है, हथकरघा, उसमें हाथ से सुताई का काम किया जाता है, सुताई का, बुनाई का, कताई का। और जो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक जो करघे होते हैं वो मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उद्योगों को मशीनों में। अब जो हाथ से बनाए जाते हैं सूती वस्त्र, उनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कठिन काम हो जाता है। जो इसमें जो है अर्ध कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है और रोजगार भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पर जो मशीनें होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन बात की जाए उन सूती वस्त्रों की जिनका जो निर्माण होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट्रीज होती है उसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो भी अधिक होता है, लेकिन जो हाथ से जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं वहाँ पर जो उत्पादन होता है वो काफ़ी कम होता है और काफ़ी अधिक समय भी लग जाता है। लेकिन जो मशीनों के द्वारा जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं वो क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं और तो और वहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर लेकिन पूंजी की भी आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस सूती वस्त्र उद्योग के विश्व में किस प्रकार इसका वितरण आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि 50% से जो अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाले जो देश हैं वो 5 देश है, 6 देश हैं। पहला है हमारा भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है यूएसए, चौथा है पाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर मिस्र, जिसे आप इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 5-6 कंट्रीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा 50% से भी अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। और जो अकेला यूरोप है वो विश्व का आधा कपास का आयात करता है, यानी कि आयात करता है, इम्पोर्ट करता है। ठीक है, मंगाता है। जो यूके है उसका जो उत्तर पूर्वी यूरोप के देश हैं वो जापान भी इसमें आयात करता है सूती वस्त्रों का। ठीक है, उत्पादन करता है। और जो कृत्रिम देशों से प्रतियोगिता होने के कारण जो अनेक विकसित देश हैं वो इन उद्योगों के लिए अब नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि अब जो विकसित देश है वो फैक्ट्रीज के द्वारा जो नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में सूती वस्त्रों का उत्पादन कर रहे हैं, जो कि जो लोअर जो अविकसित देश हैं जो कि हाथ से ही अभी तक सूती वस्त्र बना रहे हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी में जो विकसित देश है वो मशीनों के द्वारा बना रहे हैं। तो ऐसे में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें जो लागत होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है और जो विकसित देश होते हैं विकसित देशों से विकासशील देश की ओर ये स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ये भारत में कहाँ पर आएंगे और भारत में सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार है इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो कपास का जो उत्पादन होता है वो भी काफ़ी अधिक होता है। तो इसीलिए जहाँ पर उत्पादन अधिक होगा वहाँ पर ही अगर हम उद्योगों को स्थापित कर लेंगे तो हमारा जो खर्चा होगा वो भी काफ़ी कम होगा। हालांकि जो कपास होता है वो काफ़ी हल्का होता है तो दूर भी स्थापित करेंगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं इनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं इनमें कौन कौन सी समस्याएं आती है। जैसे भारत जैसे जो विकासशील देश है उसमें इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। पहली, जो इनमें जो यूज़ की जाने वाली जो मशीनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। दूसरी, यहाँ पर श्रमिकों की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है क्योंकि यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं वो सस्ते नहीं मिल पाते हैं। अधिक कठिन प्रतिस्पर्धा। मैंने आपको बताया था जो विकसित देश हैं वो अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में सूती वस्त्रों का उत्पादन कर रहे हैं जो कि उनकी कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया आएंगे। तो ऐसे में इनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी बढ़ चुकी है।
बिजली आपूर्ति की समस्या, यहाँ पर जो है रेगुलर बिजली की आवश्यकता होती है जो कि नहीं मिल पाती है। तो ये सभी समस्याएं हैं सूती वस्त्र उद्योग के सामने। अब जो हमारा नेक्स्ट हैगा वो हैगा जो कि लास्ट हैगा हमारा उच्च औद्योगिक प्रदेश, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे उद्योग होते हैं क्योंकि आपने जितने भी उद्योग अभी तक पढ़ा उसमें आपको नीले कलर वाले श्रमिक देखने को मिलेंगे। अब ये नीले कलर वाले श्रमिकों का क्या मतलब हैगा, तो आपने जितना भी देखा होगा, लेकिन जो ये हाई टेक्नोलॉजी वाले जो इंडस्ट्रीज रहेंगी यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो आपको सफ़ेद कॉलर वाले श्रमिक देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है और आराम से बस एक बार मेहनत कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइफ ईजी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के उद्योगों में गहन शोध यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी वाले चीज़ हैं। तो यहाँ पर उत्पादों की बात की जाए तो यहाँ पर रोबोटों का, कंप्यूटर आधारित जो डिज़ाइन होते हैं और जो धातु पिघलाने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं इन सभी का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। इन सभी को यहाँ पर इन सभी का जो उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, बात की जाए जो टेक्नोपॉल्स की बात की जाए तो ये जो औद्योगिक ध्रुव होते हैं उन्हें किसे कहते हैं, तो जो औद्योगिक ध्रुव होते हैं जहाँ पर उच्च तकनीक वाले जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है प्रौद्योगिक ध्रुव, जिसे टेक्नोपॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बात की जाए तो यूएसए में जो सिलिकॉन घाटी है उसे एक टेक्नोपॉल्स के नाम से जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। भारत में बात की जाए तो भारत का जो सिलिकॉन घाटी है वो बेंगलुरु को कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु में काफ़ी उच्च किस्म की तकनीक हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात की जाए कि जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो प्रमुख नगरों के परिधि मतलब चारों ओर विकसित होने के कारण क्या आएंगे कि ये जो है प्रमुख नगरों के चारों ओर ही क्यों विकसित होते हैं, क्योंकि अब ये नगरों के चारों ओर विकसित होंगे। आप जानते हैं नगरों में काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, इसी के साथ साथ हमें सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। यातायात और संचार की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होती है नगरों में। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर जो भूमि होती है वो भी इन्हें मिल जाती है और जो वैश्विक तकनीक से भी ये परिचित होते हैं, इन्हें दुनिया का भी पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर फिनिश। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।